नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार स्वामी आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ पृथ्वी पर पाए जाने वाली विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में। ये जो वीडियो है वो होने वाला है। टॉपिक इसका रहेगा पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृतियाँ। तो ये आज का जो है अपना वीडियो रहेगा और इसमें अपन चर्चा करेंगे पृथ्वी के बारे में और यहाँ इस पर पाई जाने वाली जो विभिन्न स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में। तो जितनी भी पृथ्वी पर पाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ हैं, ये स्थलाकृतियों का निर्माण है, इसके लिए दो चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। एक तो होता है पृथ्वी का आंतरिक बल, आंतरिक और बाह्य। तो ये पहला आपका आंतरिक हो जाएगा। दूसरा बाह्य शक्तियाँ जो है वो इसके लिए स्थल रूपों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती हैं। बाहरी शक्तियों की अगर अपन बात करें तो अपक्षय है, अपवर्दन है, वह सामूहिक जो स्थानांतरण की क्रिया है वो इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। और ये सेलों के अनावृतीकरण में जो है कार्य करती हैं या जो है अनावर्तन का कार्य है वो करती हैं। यानी जो सेल होती हैं उनको मतलब डैमेज करती हैं, नॉर्मली आप समझ लो डैमेज करती हैं और उनका ऊपरी हिस्सा है उसको अलग कर देती हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है ये अनावर्तन करती हैं। इस क्रिया की अगर अपन बात करें तो ये जो है स्थल रूपों का जो स्वरूप होता है उस पर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यानी जो स्थलाकृतियाँ हैं उनके स्वरूप में लगातार परिवर्तन होता रहता है और विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। यानी कोई भी आकृति जो पृथ्वी पर पाई जाती है वो स्थायी नहीं है। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं जो है बदलाव होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है और इस एक स्थलाकृति जो है वो दूसरी स्थलाकृतियों में बदलती रहती है। अपवर्दन की बात करें तो अपवर्दन जो होता है ना वो एक गतिशील प्रक्रम होता है। ठीक है, यानी अपवर्दन है वो गतिशील होता है। अपवर्दन में भाग लेने वाले जो शक्तियाँ होती हैं वो जैसे नदी, सागरीय तरंगे, पवने, हिमानी एवं भूमिगत जल को अपवर्दन के कारक कहा जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपकी जो है मोस्ट रहती हैं। याद रखना है अपवर्दनकारी शक्तियाँ कौन सी है, नदी है, सागरीय है, तरंगे हैं और पवने और हिमानी और भूमिगत जल, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, अपवर्दन करते हैं। और ये आवश्यक नहीं है कि ये सभी कारक समान रूप से तथा समान गति से जो है अपवर्दन कार्य करें। तो यहाँ पर ये तो अपवर्दन के जो है कारक हैं और ये जो अपवर्दन के कारक हैं वो ये जो है ज़रूरी नहीं होता कि ये हमेशा जो है एक साथ और एक ही गति से अपवर्दन करें। ठीक है, इनकी गति भिन्न हो सकती है। कई अपवर्दन है वो तीव्र हो सकते हैं तो कई ऐसे होते हैं जो अपवर्दन धीमी गति से होते हैं। तो इस प्रकार की जो है इसमें हो सकता है। और इसके संबंध में क्षेत्र की जो जलवायु है, चट्टानों की अवस्था है, संरचना है, संगठन है आदि अपवर्दन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब एक और जो कारण है गति तीव्र सबकी समान नहीं होने का, उसके पीछे का कारण ये है कि इसमें देखो सबसे पहले तो आप देखोगे कि जलवायु एक मोस्ट टॉपिक है। ठीक है, यानी पॉइंट है, टॉपिक नहीं, यहाँ पर पॉइंट है कि जलवायु जो है उसकी अवस्थिति जो होती है ना वो जो है निर्धारण करती है जो अपवर्दनात्मक शक्तियां हैं उनके प्रभाव को। किसी स्थान की जो है अवस्थिति है कि वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी जो हैं वो उस पर डिपेंड करेंगी जो है ना, मतलब किसी भी स्थान की स्थिति जो है वो मोस्ट रहती है अपवर्दन के लिए। ठीक है, इसके अलावा चट्टानों की संरचना, चट्टानें कैसी हैं, मतलब परतदार चट्टानें हैं या आग्नेय चट्टानें या कायांतरिक चट्टानें, तो उनके अकॉर्डिंग जो है ये होता है। इसके अलावा कुछ चट्टानें ऐसी हैं जो जल के साथ आसानी से घुल जाती हैं, जैसे चूना प्रधान। ठीक है, तो चट्टान का जो संरचना रहेगी वो भी यहाँ पर, उसका संगठन, ठीक है, वो कैसी है, मजबूत है कि जो है कोमल है, तो उसके हिसाब से जो है अपवर्दन जो होता है वो प्रभावित होता है। अपवर्दन की अगर अपन बात करें तो निम्न कारकों की जो है वो अपवर्दनात्मक या निक्षेपात्मक क्रिया पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्थलाकृतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो अपवर्दन होता है उसके निम्नलिखित कारकों की जो है अपवर्दनात्मक या निक्षेपात्मक जो क्रियाएं हैं वो पृथ्वी पर सतह पर जो है विभिन्न स्थलाकृतियों के रूपों के लिए जिम्मेदार हैं या महत्वपूर्ण हैं। अब देखो कि स्थलाकृति का निर्माण है वो जरूरी नहीं है कि अपवर्दन से ही हो, कई बार अपवर्दन से होता है तो कई बार निक्षेपात्मक से भी हो जाता है, यानी निक्षेप के जमा होने से भी जो है किसी स्थल का निर्माण हो सकता है। उदाहरण के लिए भारत का उत्तर का विशाल मैदान, ये क्या है, निक्षेपात्मक
क्रिया की वजह से संभव हो पाया है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। इसके बाद में अपन देखें यहाँ जो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ हैं वो, तो पहली है नदी जलीय स्थलाकृति है। ठीक है, दूसरी है सागरीय लहरें, तटीय स्थलाकृति, फिर पवन शुष्क स्थलाकृतियाँ, हिमानीकृत स्थलाकृतियाँ और भूमिगत जल क्रस्ट स्थलाकृतियाँ। तो यहाँ पर 5 प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो हैं और इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबके एक साथ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगर सबको एक साथ पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित 5 वीडियो आपके रहेंगे जो आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नदी स्थलाकृतियों की या नदी जल की जो है स्थलाकृतियाँ। तो अपन देखते हैं कि बहता हुआ जल जो है ना वो घाटी के पार्श्व भाग व तल्ली खरोंचता है या कुरेदता है। ठीक है, और सेल सामग्री को अलग करके अपने साथ प्रवाहित कर लेता है। यानी जब जल प्रवाहित होता है, आपने देखा होगा नॉर्मली कि जब जल प्रवाहित होता है तो जल क्या करता है कि जो भी उसके मार्ग में जो भी मतलब चट्टान जो आती हैं तो वो उसको काट कर क्या कर देता है, अलग कर देता है और पानी अपना रास्ता भी बनाता है। तो रास्ता कैसे बनाएगा भाई, जाहिर सी बात है कि वो अपने मार्ग में जो भी बाधा आ रही है उस बाधा को क्या करेगा, खुरेचेगा या कुरेदता है। ठीक है, और उसके आधार पर जो है वो उसको अपने साथ बहाकर आगे ले जाता है या प्रवाहित कर ले जाता है और उसका मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाता है। ठीक है, और अन्य जगह जाकर उसको निक्षेपित कर देता है। यानी जहाँ मतलब ऊंचे भागों पर तो जल क्या करेगा, अपवर्तन करेगा और वहाँ से जो अवसाद हैं वो अपने साथ लेकर कहाँ चला जाएगा, नीचे की मतलब ऐसी जगहों पर जहाँ क्या है नीचे क्षेत्र है वहाँ पर लाकर वो उनको जमा कर देता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब इसमें जो है निम्नलिखित अपवर्तनात्मक एवं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण जो है वो होता है। ठीक है, जहाँ अपवर्तन करेगा वहाँ अपवर्तनात्मक जो है स्थलाकृतियाँ बनेंगी, जहाँ निक्षेप करेगा वहाँ निक्षेपात्मक जो स्थलाकृतियाँ हैं वो बनेंगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नदियों द्वारा अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियाँ, यानी नदी जल के द्वारा या नदी के द्वारा जो अपवर्तन से जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो स्थलाकृतियाँ हैं वो आपकी कौन सी हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गार्ज की। तो गार्ज जो होते हैं, ठीक है, गार्ज क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, खड़े पार्श्व वाली संकरी एवं गहरी घाटियाँ होती हैं। ठीक है, गार्ज जो है कैसा होता है, जैसे मान लो ये गार्ज की अगर अपन आकृति की बात करें तो ये जैसे मतलब पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, ये पर्वतीय क्षेत्र है आपका, और इस पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है कि जो नदी है वो क्या कर लेती है, उसको काट कर और ज़्यादा गहरा कर लेती है। अब इसके यहाँ पार्श्व की अगर अपन बात करें तो ये पार्श्व दोनों क्या हैं, खड़े हैं। ठीक है, खड़े पार्श्व हो गए, और दूसरा ये क्या होता है, संकरा होता है। ठीक है, और ये घाटी होती है ये। ठीक है, क्या होती है, घाटी ही होती है जिसके पार्श्व बिल्कुल खड़े होते हैं, इस प्रकार की होती है ये। ठीक है, इस प्रकार की। ठीक है, तो अब ये आपका क्या कहलाएगा, गार्ज कहलाएगा। ठीक है, तो ये गार्ज कहलाएगा, ये नदी की अपवर्तनात्मक जो स्थलाकृति है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट अपन बात करें गार्ज के बाद में आता है कैनियन। कैनियन क्या होता है, गार्ज की अपेक्षा अधिक तंग व गहरी घाटी होती है। तो कैनियन और गार्ज जो हैं वो लगभग एक समान होते हैं, लेकिन कैनियन जो होते हैं ना वो गार्ज की अपेक्षा अधिक तंग होते हैं। ठीक है, तंग का मतलब क्या होता है, यानी बहुत कम चौड़े होते हैं। यानी देखो गार्ज है वो पहले से ही सकरा होता है और गहरा होता है, लेकिन कैनियन जो होते हैं ना वो गार्ज से भी सकरे होते हैं और उससे ज़्यादा गहरे भी होते हैं। ठीक है, तो कैनियन और गार्ज जो है लगभग एक ही प्रकार की जो है स्थलाकृति होती है, और बस इसमें फ़र्क क्या होता है, गार्ज जो होता है वो कैनियन की अपेक्षा थोड़ा चौड़ा और कम गहरा होता है, जबकि कैनियन है वो गार्ज की अपेक्षा ज़्यादा तंग यानी सकरा होता है और ज़्यादा गहरा होता है। उसके बाद में आता है जलप्रपात। जलप्रपात क्या है, ये आकस्मिक जो है ऊर्ध्वाधर ढाल पर जल के तीव्र गति से गिरने पर जलप्रपात निर्मित होता है। यानी इसमें क्या होगा, जैसे देखो आपको मैं समझाऊं यहाँ पर कि जलप्रपात क्या होता है। जैसे मान लो ये पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ से जो है कोई नदी बह रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये जो ढाल है ये पार्श्वी भाग क्या हो गया, पर्वतों का एकदम खड़ा हो गया, यानी ढाल एकदम तीव्र हो गया। अब यहाँ से पानी इधर नहीं आएगा। ठीक है, समझिए आप, जैसे ये पर्वतीय भाग है आपका
ठीक है, ये पर्वतीय भाग है इस प्रकार से, और ये आपका धरातल, ये धरातल हो गया, ये आपका पर्वत हो गया। ठीक है, यहाँ से नदी जो है वो आएगी, और यहाँ से अब यहाँ पर ये ढाल जो है सीधा हो गया। अगर ये सीधा नहीं होता तो नदी जो है इसके सारे यूं उतर के आ जाती। ठीक है, अगर यहाँ पर होता तो। अब यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ढाल जो है ना, यहाँ पर जो ये ढाल है, यहाँ पर ये ढाल जो है वो है ही नहीं। ढाल क्या है ही नहीं। अब ढाल नहीं है तो पानी यहाँ से क्या होगा, सीधा नीचे गिरेगा। ठीक है, यहाँ से क्या है, डायरेक्टली नीचे गिरता है। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्टली नीचे गिरेगा तो यहाँ पर ये जो स्थलाकृति है ये क्या आपकी क्या कहलाती है, जलप्रपात कहलाती है, या इसको आप इंग्लिश में जो है वाटरफॉल बोल सकते हो। तो इस प्रकार की आकृति है उसका निर्माण जो है वो करती है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो जलप्रपात का जो है मैंने आप यहाँ पर जो है डायग्राम भी शामिल किया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता है। देखो यहाँ पर देखो नदी जो है यहाँ पर ढाल है ही नहीं, इसलिए नदी जो है डायरेक्टली नीचे गिरती है और इस प्रकार से जो है वो अपरदन है वो करती है। यहाँ पर ये परीक्षिकाएँ, ठीक है, जो जल जो है क्या कर देता है, ऊबड़ खाबड़ जो है धरातल को कर देता है, तो उनको जो है परीक्षिकाएँ कहते हैं। परीक्षिकाएँ क्या होती हैं, नदी मार्ग के वे भाग जहाँ पर ऊपर उठी कठोर शैलों के कारण नदी जो है उछलती हुई बहती है। अब क्या होता है कि परीक्षिकाएँ क्या होती हैं, तो देखो डायग्राम में आपने देखा ही ना कि परीक्षिकाएँ क्या होती हैं, यहाँ से नदी उतर रही है। अब यहाँ पर देखो कुछ भाग जो हैं जो आपको यूँ स्तंभ के रूप में दिख रहे हैं। ठीक है, ये वाले जो भाग है ना, जो आपको देखो स्तंभ के रूप में दिख रहे हैं। ठीक है, तो इनकी अगर अपन बात करें तो ये आपके क्या हो गए, कठोर चट्टानें हो गई। और ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है आपका, ये भाग कौन सा हो गया आपका, नरम चट्टानें होगा। अब यहाँ से नदी जब नीचे गिरती है तब जो कोमल भाग होता है उसको काट लेती है, लेकिन जो ये वाला भाग होता है कठोर चट्टानों का, इसको नहीं काट पाती है। फिर नीचे फिर अब ये इस प्रकार से जो है नदी चलती है। यानी कहने का मतलब क्या है, कमज़ोर चट्टान आई तो नदी कटाव कर लेगी, फिर जो स्ट्रॉन्ग चट्टान आ जाती हैं, कठोर चट्टानें, उनका कटाव नहीं हो पाता है, तो ये स्थिति जो है वो बनती है। और इसी स्थिति को आप क्या कहेंगे, परीक्षिकाएँ कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है जल गृत्तिका। ये जो आती है नदी की तली में जल के वेग के से जो है छेदन क्रिया से निर्मित गर्त होती हैं। ठीक है, जल गृत्तिकाएँ क्या होती हैं, नदी मार्ग के अंदर, जैसे मान लो ये नदी आपकी है, ये आपकी नदी है। ठीक है, अब ये आपका नदी मार्ग हो गया, ये क्या हो गया, नदी मार्ग हो गया, नदी मार्ग। ठीक है, ये नदी मार्ग हो गया ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि नदी अपने तली के अंदर क्या कर लेती है, गड्ढे कर लेती है। ठीक है, ये खड्डे को आपके कर लेती है, और इन खड्डों को ही क्या कहा जाता है, ये जो सभी खड्डे हैं इन खड्डों को ही क्या कहा जाता है, गृत्तिका कहा जाता है। ठीक है, अब ये जल में बनते हैं इसलिए इनको जल गृत्तिका कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि जल गृत्तिकाएँ क्या होती हैं। अब अपन देखते हैं संरचनात्मक जो है पेठिकाएँ, तो ये क्या होती हैं, ये कठोर व कोमल शैलों की जो है क्रमशः क्षैतिज परतों से जो है घाटी के पार्श्व में बनी सोफान जैसी आकृति होती हैं, यानी सोफे के जैसी आकृति होती हैं। ठीक है, बेंच के समान आकृति होती हैं। ठीक है, तो उनको अपन क्या कहेंगे, पेठिकाएँ कहेंगे। ठीक है, और इसमें भी वही जो परीक्षिकाओं की तरह ही होता है, कोमल और ये तो, लेकिन यहाँ पर जो क्या होता है कि नदी जो है वो क्या रहेगी, क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज जो परत होंगी, देखो परीक्षिकाओं में तो क्या होता था कि जैसे ये पर्वत है और इस पर्वत पर नदी यूँ उछलती हुई आती है। ठीक है, यहाँ पर जो मैटर है वो चेंज है। चेंज क्या है कि यहाँ पर क्षैतिज, जैसे मान लो ये धरातल है। ठीक है, ये आपका धरातल हो गया, और नदी जो है वो क्या करेगी, यहाँ पर जो कठोर चट्टानें हैं उनको छोड़ देगी और जो कोमल चट्टानें हैं उनको काट देगी, फिर यहाँ पर ऐसे। तो इस प्रकार से अब ये जो आकृति होती है वो मतलब एक सोफे की तरह आकृति होती है, और इन्हीं आकृति को क्या कहा जाता है,
क्या कहा जाएगा, संरचनात्मक पेटिकाएं जो है वो कहा जाएगा। अब इसके बाद में अगर अपन और बात करें तो यहाँ पर देखते हैं नदी विसर्प। तो नदी विसर्प क्या होता है, ये नदी के जो अत्यधिक घुमावदार मोड़ होते हैं जहाँ नदी सांप की भांति बहती हुई लगती है। तो इसमें देखो नदी जो है वो जैसे मान लो पर्वत मैदानी भागों में, देखो यहाँ पर देखना है आपको कि ये हमेशा कहाँ मिलेंगे, मैदानी भागों में। ठीक है, मैदानी भागों में ही पाई जाती है, क्योंकि नदी जो है जैसे मान लो नदी यूं करके चल रही है, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, विसर्प हो गया, ये विसर्प। ठीक है, सर्प के समान। ठीक है, तो ये विसर्प आकृति हो गई। और ये क्यों होती है, क्योंकि देखो यहाँ नदी का मार्ग है, यहाँ पर क्या आ गई, कठोर चट्टान आ गई। ठीक है, कठोर चट्टान आ गई, नदी नहीं गा रही। और इस साइड में, इस दिशा में आपकी क्या आ गई, कोमल। ठीक है, तो नदी यहाँ से काट लेगी, फिर ऐसा ही स्थिति रहती है। यानी यहाँ का जो ये बीच का भाग है, इस बीच के भाग में आपकी कौन सी चट्टानें आएंगी, कठोर चट्टानें आएंगी। ठीक है, तो ये कठोर चट्टानें जो हैं ये आ जाती हैं, जिसकी वजह से नदी जो है वो विसर्पण जो है वो मार्ग को अपनाती है। ठीक है, क्योंकि नदी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेग होता है, और ऐसा जो है केवल और केवल कौन सी नदियों में होगा, आपके उन नदियों में होगा जो नदियाँ युवा अवस्था में है। उसके बाद में अपन बात करते हैं संप्राय मैदान। तो ये नदी द्वारा जब जो है निर्मित आकृतियाँ विहीन और कम ढाल वाला होता है, वो मैदान कहलाता है। यानी नदी जो है वो क्या करती है, ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां पर आकृति विहीन हो जाती है, यानी पूरे भाग को जो है वो समतल कर देती है काट के। ठीक है, तो ऐसे को अपन संप्राय मैदान कहेंगे। ठीक है, इसको पेनी प्लेन भी कहा जाता है। अब उसके बाद में नंबर 2 पे अपन देखते हैं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। तो इसमें पहला आपका आएगा जो निक्षेप की वजह से जो है आकृतियाँ बनती हैं वो। तो पहला आएगा जलोढ़ शंकु। ये क्या होता है, नदी से पर्वतों पर मैदानों में प्रवेश करते समय पर्वतीय ढाल पर शंकुओं के आकार के मलबे जो है उसको जमा कर देती है। ठीक है, तो यानी इसमें क्या होता है कि जब नदी जो है, ये पर्वतीय भाग हो गया, ये आपका ढाल हो गया, यहाँ से नदी आ रही है, तो यहाँ से नदी क्या करेगी, नदी क्या करेगी कि यहाँ पर जो है वो क्या है, शंकु के आकार के। ठीक है, किसके आकार के, शंकु। ठीक है, शंकु के आकार के जो है, शंकु के आकार के आपके क्या कर देगी, जो आकृतियाँ हैं उनको बना देगी। ठीक है, और ये हमेशा पर्वतीय ढालों में ही पाए जाते हैं। उसके बाद में आता है जलोढ़ पंख। तो ये क्या होता है, ये नदी के पर्वत से मैदानों में प्रवेश करते समय मलबे की जो है पंखनुमा आकृति के जमाव से होता है। ठीक है, तो ये भी उसी का ही पार्ट है। ये आपका पर्वतीय भाग हो गया, यहाँ से नदी आ गई, यहाँ तो शंकु मिल गए आपको। ठीक है, यहाँ जब नदी आती है तो ये जो निक्षेप है इनसे पंख जैसी आकृति बना लेती है। ठीक है, एकदम पंख के समान आकृति बना देती है, और उन्हीं आकृतियों को आप कौन सी आकृति कहा जाएगा, जलोढ़ पंख के नाम से। डेल्टा, तो डेल्टा के बारे में आप जानते हो कि नदी के मुहाने पर जलोढ़ के निक्षेप से निर्मित त्रिभुजाकार आकृति वाला जो क्षेत्र है वो डेल्टा कहलाता है। तो ये कहाँ होता है, ये आपका महासागर के तट के आसपास है, इस प्रकार की आकृति बनती है। ठीक है, उसके बाद में आता है प्राकृतिक तटबंध। ये क्या है, ये नदी में पानी उतर जाने के पश्चात नदी के जो है दोनों ओर निर्मित जो है रेतीली मिट्टी की दीवारें हो जाती हैं। तो ये कोई ज़्यादा है नहीं, इसको आपको नॉर्मली याद रखना है। जैसे ये आपकी नदी है, ठीक है, आपकी नदी जो है वो रहेगी, और इस नदी के जैसे मान लो ये है, अब यहाँ पर क्या होता है, नदी का पानी हो जाता है, और पानी जब कम होता है तो यहाँ पर नदी क्या कर देती है, दोनों ही दिशाओं में रेत की जो है टीले का निर्माण कर देती है, जो एक कैसी आकृति में होंगे, रेखीय आकृति में होंगे। और यही भाग जो है आपके दोनों ओर वाले, ये आपका क्या होगा, प्राकृतिक तटबंध कहलाएंगे। ठीक है, यही प्राकृतिक तटबंध है वो कहलाते हैं। उसके बाद में बाढ़ के मैदान। तो नदी का वह भाग जहाँ नदी बाढ़ के समय जलोढ़ का निक्षेप करती है, बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। तो ये ईजी है, जब नदी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तब नदी क्या करती है, अपने मार्ग से जो है बाहर निकल कर काफ़ी क्षेत्र पर जो है फैल जाती है। अब नदी जब फैलेगी तो उसके साथ जो है अब जो उसके निक्षेप हैं वो भी फैलेंगे, और जब जैसे ही बाढ़ ख़त्म होता है या नदी के अंदर पानी की मात्रा
कम हो जाती है तो नदी वापस अपने मार्ग पे बहने लगती है, और जिस क्षेत्रों में वो उसने क्या किए थे, निक्षेप जमा किए थे, उस निक्षेपों को क्या कहा जाता है, बाढ़कृत मैदान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है स्थलाकृति आप जलोढ़ शंकु देख रहे हैं, ठीक है, और जलोढ़ पंख भी आप देख रहे हैं। दोनों जो हैं डायग्राम मैंने यहाँ दिखाए हैं आपको, और कोशिश की है कि आप समझ जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको देखो दिख ही रहे होंगे ना, ये देखो बड़े बड़े जो टुकड़े हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी क्या है, जलोढ़ शंकु हैं। जलोढ़ पंख जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसमें रहेगा वही, देखिए नीचे तो आपके वही दिख रहे हैं, जो डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको वो क्या है, जलोढ़ शंकु हैं। और फिर ये देखो किस प्रकार से जो है एक पंख जैसी आकृति बन गई है, तो यही आपकी क्या कहलाती है, जलोढ़ पंख कहलाती है। उसके बाद में गोखुर झील। गोखुर झील क्या होती है कि जब नदी है वो विसर्पित मार्ग छोड़कर सीधा बहती है, ठीक है, यानी नॉर्मली आप समझो कि क्या होती है, तो नदी, मैंने आपको बताया था ना कि नदी विसर्प मार्ग में यूँ बहती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होती है, नदी इन चट्टानों का कटाव कर लेती है, कटाव करके नदी क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, ठीक है, यानी नदी क्या हो गई, सीधी हो गई। अब इधर आपका ये भाग बच गया, इधर ये वाला भाग बच गया, इधर ये वाला बच गया, इधर ये वाला बच गया, इधर ये वाला और इधर ये वाला। तो इनकी जो आकृति होती है वो गाय के खुर के समान होती है, इसलिए इनको गोखुर झील कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी गोखुर झील का निर्माण होता है कि जब नदी विसर्प मार्ग को छोड़कर अपना सीधा मार्ग कर लेती है तो इससे जो है आकृति बनती है, वो आकृति क्या कहलाती है, गोखुर झील कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका इसमें रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे महासागरीय स्थलाकृतियों के बारे में और पवन स्थलाकृतियों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।